हेलो एवरीवन। सो ईपैक ड्यूरेबल के Q4 के रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट कल आए कंपनी के, आज कॉन कॉल हुआ इनका। इनका डिटेल कौन कौन एनालिसिस अलग से करेंगे। अभी मेन फोकस करेंगे कि नंबर्स कैसे हैं गाइडेंस के अकॉर्डिंग, प्लस कॉन कॉल का जो मेन हाईलाइट रहा है उसके उसके अकॉर्डिंग कंपनी का आगे का आउटलुक, कैसी अपॉर्चुनिटी लगती है, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। एंड एक छोटा सा कंपैरिजन भी करेंगे पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट और एम्बर एंटरप्राइज के साथ में। और एंड में टाइगर लॉजिस्टिक के ऊपर एक छोटा सा अपडेट है, उसको भी डिस्कस करेंगे। मेन ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे आज इस वीडियो में। ईपैक ड्यूरेबल का बिजनेस मॉडल हमने बहुत बार डिटेल में कवर किया है, उसका लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शॉर्ट में अगर हम समझे तो ये कंपनी करती क्या है। ईपैक ड्यूरेबल इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ओडीएम आरएसी मैन्युफैक्चरर है। ओडीएम का मतलब क्या हुआ? ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर। आरएसी का मतलब रूम एयर कंडीशनर। नंबर वन प्लेयर आपका एम्बर एंटरप्राइज है, लगभग 26-27% का मार्केट शेयर है उसका। ईपैक ड्यूरेबल का 23-24% के आसपास का मार्केट शेयर है। तो ये कंपनी और एम्बर एंटरप्राइज क्या करता है, डिजाइनिंग से लेकर के जो एंड प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर करना रूम एसी का, ये सारी चीजें कंपनी करती है। काफी सारे मार्की क्लाइंट्स हैं इसके और एम्बर एंटरप्राइज दोनों के। इस कंपनी का अगर आप मेन रेवेन्यू देखोगे तो रूम एसी से ही आता है। आज के टाइम पे ईपैक ड्यूरेबल क्या कर रहा है, एक डाइवर्सिफिकेशन जर्नी के अंदर है ये कंपनी। मतलब अपना जो डिपेंडेंसी है वो रूम एसी से शिफ्ट कर रहे हैं ये बाकी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। एक तो ये इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन काफी ज्यादा अच्छे से किया हुआ है। लाइक एसी के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे आपका शीट मेटल हो, आपका क्रॉस ओवर फैन हो, देन आपका कंप्रेसर को छोड़ करके जो आपके कोल्स वगैरह, कॉइल वगैरह, जितनी भी चीजें होती हैं वो सब कंपनी इन हाउस खुद मैन्युफैक्चर करती है। इन्होंने काफी अच्छा बैकवर्ड इंटीग्रेशन करा है। और आज के टाइम पे कंपनी का फोकस है कि रूम एसी से जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना है। अब इस पूरी जर्नी में एम्बर एंटरप्राइज जो है वो काफी आगे निकल चुका है। बिकॉज एम्बर एंटरप्राइज का अगर आप जो फिनिश गुड होता है रूम एसी का, उसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखोगे तो सिर्फ 40-42% आता है। एक टाइम पे 70-80% रेवेन्यू सिर्फ रूम एसी से आता था। एम्बर एंटरप्राइज आज के टाइम पे ईएमएस बिजनेस के अंदर है, रेलवे बिजनेस के अंदर है, उसने डाइवर्सिफिकेशन कर दिया है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट काफी हद तक सक्सेसफुली उस डाइवर्सिफिकेशन को कर चुका है, आगे उसमें और प्रोग्रेस कर रहा है। ईपैक ड्यूरेबल जो है वो थोड़ा सा अर्ली फेज में उस डाइवर्सिफिकेशन वाली जर्नी में। अब यहाँ पे एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि ये सारे प्लेयर्स जो हैं वो रूम एसी से अपना डिपेंडेंसी क्यों कम कर रहे हैं। एक तरफ हम बात करते हैं कि इंडिया में रूम एसी का अंडर पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है। सिर्फ 8-9% पेनिट्रेशन है रूम एसी का। और नेक्स्ट कुछ ईयर्स तक पूरे इंडस्ट्री में डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो उसके बाद ये जो सारे प्लेयर्स हैं, ये अपना रेवेन्यू का जो डिपेंडेंसी है वो रूम एसी से क्यों कम कर रहे हैं। इसका बहुत सिंपल सा रीजन है। रूम एसी जो प्रोडक्ट है वो आपका सीजनल प्रोडक्ट है। आई मीन मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे तो जनवरी में इनका ये सीजन स्टार्ट होता है रूम एसी का, और मैक्सिमम मई तक आपका ये सीजन चलता है। और अगर आप रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो मार्च से लेकर के आपका मैक्सिमम जुलाई अगस्त तक का एसी का सीजन होता है। तो सिर्फ आपका 5-6 मंथ्स का ही जो सीजन है वो आपका इस एसी प्रोडक्ट का होता है। अब आप अपने पे अगर आप अज्यूम करो कि आपके पास एक फैक्ट्री है रूम एसी की, तो उसमें जो आपका प्रोडक्शन होगा, वो फैक्ट्री में जो काम चलेगा वो सिर्फ 5-6 मंथ्स के लिए चलेगा। बाकी पूरा साल जो है वो जो फैक्ट्री है वो अनयूटिलाइज रहेगी। लेकिन जो आपने एम्प्लॉय हायर किया है उसको आपका एक्सपेंस, उनको एक्सपेंस लगेगा आपका। देन आपके जो अदर फैक्ट्री के जो कॉस्ट होते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, वो सब एक्सपेंस आपको पूरा साल लगेगा। तो उसको यूटिलाइज अच्छे से करने के लिए ये सारे कंपनीज क्या कर रहे हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जिसमें मेन फोकस ये है कि जो फैक्ट्री है हमारा या जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो फंजिबल होना चाहिए। फंजिबल का मतलब क्या, कि अगर एसी बनाने की फैक्ट्री है तो एसी बनाने के साथ साथ मैं वहां पे वॉशिंग मशीन भी मैन्युफैक्चर कर पाऊँ, या एयर कूलर भी मैन्युफैक्चर कर पाऊँ, या फिर एटलीस्ट इन सारे प्रोडक्ट की जो कंपोनेंट्स होते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग कर पाऊँ। बिकॉज अगर मैं वो कर पाऊंगा तो मेरा ओवरऑल यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ेगा, मैं अपने एसेट को अच्छे से यूज कर पाऊंगा। वरना मेरा 5-6 मंथ तो जो फैक्ट्री है वो ऑलमोस्ट जीरो प्रोडक्टिविटी रहेगा उसके अंदर। तो ये मेन पर्पज है। ईपैक ड्यूरेबल का एक तो रूम एसी का बिजनेस है। बाकी इन्होंने 3 सेगमेंट्स में अभी तक डाइवर्सिफाई किया है। पहला कंपोनेंट का, वही जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं एक कंप्रेसर को छोड़ करके, वो सब कंपनी खुद इन हाउस बनाती है। तीसरा सेगमेंट है इनका एलडीएम वाला। एलडीएम मतलब हो गया आपका लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंसेस, मतलब जिसमें एयर कूलर आ गया, आपका वॉशिंग मशीन आ गया। चौथा इनका सेगमेंट है एसडीए वाला। एसडीए का मतलब हो गया आपका स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस। ये टोटल 4 सेगमेंट्स है कंपनी के। अब ईपैक ड्यूरेबल को हमने ट्रैक करना क्यों स्टार्ट किया था, बिकॉज ये कंपनी जो है बहुत हाई पेस पे ग्रो कर रही थी। अपने दोनों बड़े कॉम्पिटिटर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और एम्बर एंटरप्राइज दोनों को बहुत बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रही थी, और इसका वैल्यूएशन कम था। तो री रेटिंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया, एक अच्छा री रेटिंग भी हुआ, स्टॉक के अंदर डबल से ज्यादा हुआ।
Q2 में इस कंपनी का रिजल्ट थोड़ा सा खराब आया प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से, बट हमने डिस्कस किया था कि एक्चुअली में वो नंबर खराब नहीं है। कंपनी ने अपने दोनों कॉम्पिटिटर को फिर से आउट परफॉर्म किया था। इनका मेन बिजनेस क्योंकि एसी है, और लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो जो समर था वो बहुत एक्सट्रीम था। आई मीन नवंबर तक लोगों ने एसी यूज किया था, तो एसी की सेल्स बहुत अच्छी रही थी। और इस एसी का क्योंकि मार्जिन थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए लास्ट ईयर Q2 में ईपैक के मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर बना था, बिकॉज एसी का सेल्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया था। अदरवाइज बिजनेस ने बहुत अच्छा किया था। लेकिन Q3 में जो कंपनी के रिजल्ट आए वहां पे डिसअपॉइंटमेंट आया, बिकॉज एक तो सेल्स ग्रोथ बहुत कम हो गया कंपनी का। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एम्बर दोनों ने 100% से ग्रो किया, और आई मीन ईपैक ड्यूरेबल का जो ग्रोथ है वो हार्डली 30-35% के आसपास आया। तो ये सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था इनके रिजल्ट के अंदर। दूसरा, प्रॉफिटेबिलिटी में जो इन्होंने गाइडेंस दिया था कि Q3 में थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, उसमें आई थिंक पैट का जो नंबर है इनका फिर से 40% गिर गया था। मार्जिन में भी और ज्यादा प्रेशर आया था कंपनी का, बिकॉज जो इनका श्री सिटी का फैसिलिटी है उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो ये दोनों काफी नेगेटिव चीजें थी। मेन नेगेटिव यही था कि कंपनी का ग्रोथ ही घट गया बहुत ज्यादा, और अब तो वो री रेटिंग का कोई रैशनल वहां पे रह नहीं जाता है। अब अभी अगर हम Q4 की बात करें, अभी तक ये पूरा समर सीजन की बात करें, तो हमने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एम्बर एंटरप्राइज को कवर किया है। एंड चाहे हम उनका कमेंट्री देखें या फिर ये जो आपके ब्रांड्स होते हैं लाइक ब्लू स्टार है, आपका वोल्टास है, सिम्फनी है, हर एक ब्रांड ने ये कमेंट्री दिया है कि समर इस बार जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा बिल्कुल नहीं गया। आई मीन लास्ट ईयर वैसे मतलब आपका जो हीट वेव है वो नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा था, लेकिन सेल्स जो है वो साउथ में काफी अच्छा हुआ था। इस बार सीजन का स्टार्ट अच्छा हुआ था साउथ में, काफी सारे आर्टिकल्स आए थे जहां पे एसी का शॉर्टेज देखा जा रहा था। लेकिन उसके बाद आई मीन सडनली वहां पे रेनफॉल होने लगा काफी सारे सिटीज में, आप देखोगे तो इनकंसिस्टेंट रेन रहा है साउथ के एरियाज में, तो वहां का डिमांड गया। फिर आप नॉर्थ और सेंट्रल में भी देखोगे तो कुछ कुछ ऐसे सिटीज हैं, एरियाज है जहां पे समर काफी अच्छी रही है और वहां पे डिमांड अच्छी रही है सेल्स की, एसी की। लेकिन बाकी सारे एरियाज में ऐसा है कि 1-2 वीक थोड़ा सा गर्मी होता है, समर होता है, देन उसके बाद मौसम जो है वो वापस से कूल डाउन हो जाता है। तो डिमांड बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुई है इन सारी चीजों की वजह से। हालांकि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और एम्बर एंटरप्राइजेज ने जितना बुरा एक्सपेक्टेड था उतना बुरा गाइडेंस नहीं दिया, उतना बुरा कमेंट्री नहीं दिया, लेकिन ओवरऑल दोनों कंपनीज का ग्रोथ जो है वो घट गया आने वाले फाइनेंशियल ईयर को लेकर के। तो अब देखना है कि ईपैक के एग्जैक्ट नंबर्स कैसे आए हैं एंड इस कंपनी ने आगे का कैसा आउटलुक शेयर किया है। सो ईपैक का एक तो इन्होंने जो इस बार पीपीटी शेयर किया है, सो अगर किसी को थोड़ा बहुत और समझना हो उनके बिजनेस मॉडल को आप देख सकते हो। इन्होंने एग्जैक्ट प्रोडक्ट भी बताया कि कौन कौन से कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, आरएसी है, एलडीए है। हालांकि हमने ये सारी चीजें अभी डिस्कस करी है, सो वही इन्होंने ये स्नैपशॉट दिया है ओवरऑल। नाउ कंपनी के ये सारे इनके मार्की क्लाइंट्स हैं। आई मीन अगर आप देखोगे जो भी बड़ा प्लेयर्स पॉपुलर ब्रांड है इंडस्ट्री के अंदर, वो ईपैक का, एम्बर एंटरप्राइज का, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का क्लाइंट है। काफी बड़े क्लाइंटों से ये सारी कंपनीज डील करती है। नंबर्स अगर हम देखें ईपैक ड्यूरेबल के, तो Q4 में रेवेन्यू का नंबर 22% से ग्रो हुआ है कंपनी का। अब इसको देखने के दो पर्सपेक्टिव है। पहला पर्सपेक्टिव क्या है कि इनके नंबर को जब आप कंपेयर करोगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और एम्बर एंटरप्राइज के साथ में, तो आपको बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखेगा। बिकॉज पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का ग्रोथ तो बहुत अच्छा आया, अराउंड 80% के आसपास का ग्रोथ था। एम्बर का ग्रोथ भी 30% से ज्यादा का था। तो वहां लगेगा कि ईपैक ने अंडर परफॉर्म किया है। बट हम इसीलिए बिजनेस को ट्रैक करते हैं और उसका पूरा स्टोरी समझते हैं। तो ईपैक ड्यूरेबल ने FY25 में रेवेन्यू का जो गाइडेंस दिया था वो 50% का दिया था। उसके अकॉर्डिंग पूरे साल में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2150 करोड़ के आसपास होना चाहिए था। इस कंपनी ने फर्स्ट 9 मंथ्स में ऑलरेडी उस गाइडेंस का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो अचीव कर लिया था। तो मार्केट को एंड आई मीन इन जनरल पहले से ही एक्सपेक्टेड था कि Q4 में ईपैक का जो रेवेन्यू का नंबर है वो बहुत बड़ा नहीं आने वाला, बिकॉज जो आपने गाइडेंस दिया उसका बड़ा पार्ट तो आपने पहले ही अचीव कर लिया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो इन्होंने अच्छा नंबर रिपोर्ट किया, बिकॉज 2150 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड था पूरे साल में, इन्होंने 2170 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है पूरे FY25 के अंदर। तो एक्चुअली में ये नंबर आपको जरूर दिखेगा कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और एम्बर से कम है, लेकिन जैसा गाइडेंस था उससे फिर भी कंपनी ने बेटर ही किया है फुल ईयर FY25 के अंदर। दूसरा, इबिट्टा मार्जिन पे एक पॉजिटिव सरप्राइज है। तो ऐसा एक्सपेक्टेड था कि कंपनी के मार्जिन के ऊपर प्रेशर जो है वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इस क्वार्टर में मार्जिन एक्सपैंड होते हुए दिखे हैं। लास्ट ईयर जो उनके मार्जिन थे वो 10.5% के आसपास थे, इस बार कंपनी के मार्जिन 11% क्रॉस कर गए। तो बिट्टा मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, जिसकी वजह से पैट में भी ऑपरेटिंग लिवरेज देखने को मिला है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 36% का ग्रोथ है। हालांकि पूरे साल का अगर आप रेवेन्यू देखोगे, प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे, तो जरूर आपको प्रेशर दिखेगा। मार्जिन का नंबर 7.26% है, लास्ट ईयर मार्जिन इनके 8% थे, तो मार्जिन कम हुआ है।
जिसकी वजह से प्रॉफिट का नंबर 56% से ग्रो हुआ है। तो पूरे साल का नंबर प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से उतना अच्छा नहीं है जितना Q4 के अंदर कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी आया है। सो ये नंबर्स हैं ओवरऑल ईपैक ड्यूरेबल के। अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि कंपनी के मार्जिन क्यों इंप्रूव हुए, मार्जिन में क्यों एक्सपेंशन देखने को मिला है Q4 के अंदर, अगर हम इन जनरल बात करें। इसका 3 मेन रीजन है। पहला रीजन है कि कंपनी का जो सेलिंग प्राइस है उसको इन्होंने थोड़ा सा इंक्रीज किया है। सेलिंग प्राइस मतलब ये जो एसी के प्रोडक्ट जो सेल करते हैं अपने क्लाइंट्स को, ब्रांड्स को, उसका सेलिंग प्राइस थोड़ा सा इन्होंने इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से मार्जिन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। दूसरा रीजन है इनका जो ये विद इन प्रोडक्ट बिजनेस मतलब रूम एसी और उसका कंपोनेंट वाला जो बिजनेस है, उसमें कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स थोड़ा सा चेंज हुआ है। यानी कि जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है उनका सेल थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहा है, वहां से मार्जिन में इंप्रूवमेंट आया है। तीसरा रीजन भी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वो प्रोडक्ट मिक्स ही है, क्योंकि कंपनी के जो बाकी के सेगमेंट्स हैं, लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंसेस और स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस, उन दोनों में भी जिन प्रोडक्ट्स में मार्जिन अच्छा मिलता है कंपनी को, उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। इसीलिए कंपनी के मार्जिन ओवरऑल Q4 में अच्छे देखने को मिले और ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने को मिले। सो ये मेन रीजन है कंपनी के मार्जिन इंप्रूवमेंट का। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि FY26 के लिए इनकी मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया है, क्या ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं FY26 के लिए। तो सबसे पहला अगर आप देखोगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एम्बर एंटरप्राइज, उनका ग्रोथ का गाइडेंस इतना नेगेटिव नहीं था जितना एक्सपेक्टेड था। ईपैक ड्यूरेबल से एक्चुअली एक्सपेक्टेड ये था कि कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ का जो गाइडेंस देगी वो काफी कम देगी। इनफैक्ट पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और एम्बर एंटरप्राइज को तो एटलीस्ट ये कंपनी अंडर परफॉर्म करेगी, ऐसा एक्सपेक्टेशन था मार्केट का भी। उसका रीजन ये था कि इनका जो श्री सिटी का जो प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका ऑपरेशन जो स्टार्ट होगा वो Q3 के एंड में होगा। तो हार्डली एक क्वार्टर मिलेगा कंपनी को उसको रैंप अप करने में, तो आप एक क्वार्टर में कितना ही ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जनरेट कर पाओगे। तो इस वजह से इनके जो गाइडेंस है वो थोड़े से लोअर एंड पे एक्सपेक्टेड थे, लेकिन वहां पे भी इनके मैनेजमेंट ने सरप्राइज किया। सो इन्होंने FY26 के अंदर 35% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। अगर हम कंसोल लेवल की बात करें तो 35% का ग्रोथ ये कंपनी देख रही है FY26 के अंदर। लेकिन इसमें जो बड़ा पार्ट है ग्रोथ का वो कंपनी का नॉन आरएसी वाले बिजनेस से आएगा। आरएसी बिजनेस में इनकी मैनेजमेंट का भी कमेंट्री ऑलमोस्ट सिमिलर है, जैसा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का, एम्बर एंटरप्राइज का, वैसा ही इनका भी कहना है कि एसी का जो सेल है वो इतना अच्छा नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड था। लेकिन ओवरऑल क्योंकि हमारे डाइवर्सिफिकेशन है क्लाइंट बेस के अंदर और कुछ ब्रांड जो हैं जो वो अच्छा कर रहे हैं, तो वहां से हमको ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। अब इन्होंने जो नंबर दिया है एसी बिजनेस का इंडस्ट्री लेवल पे, वो डायरेक्टली इन्होंने 15 से 20% का बताया है। इनका कहना है कि इंडस्ट्री अभी भी 15 से 20% पे ग्रो करेगी, तो ये नंबर काफी अच्छा है। बट अगेन हम कंसिस्टेंटली ट्रैक कर रहे हैं इस पूरे सेक्टर को, एंड हमको इस चीज का आइडिया है कि पहले पूरी इंडस्ट्री का ग्रोथ एक्सपेक्टेड था 25 से 30% का। सो 25 से 30% का ग्रोथ सीधे अब एक्सपेक्टेड है 15 से 20% का। यानी इंडस्ट्री लेवल पे अगर आप ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन देखोगे तो वो आधा हो चुका है। सिर्फ एक सीजन खराब गया, अभी ये एक क्वार्टर खराब गया है, उसकी वजह से ग्रोथ का जो एक्सपेक्टेशन है वो आधा हो चुका है। प्लस एम्बर एंटरप्राइज की मैनेजमेंट ने भी काफी अच्छा इंसाइट शेयर किया था अपने कॉन कॉल में कि इस बार जो आपके जो एनर्जी के नॉर्म्स होते हैं, बी जो रेटिंग होती है, वो गवर्नमेंट अपग्रेड करेगी उसको, Q3 Q4 के आसपास होगा। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में भी ये चीज होती है, जो रिटेलर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, वो थोड़ा सा मतलब वहां पे कॉशियस हो जाते हैं। मतलब वो इतना एग्रेसिवली इन्वेंट्री एडवांस में नहीं बिल्ड करते हैं, वो वेट करते हैं कि नए मॉडल्स एक बार आ जाए, गवर्नमेंट का नॉर्म्स वगैरह एक बार आउट हो जाए मार्केट के अंदर, और जब नए मॉडल्स आएंगे तब हम उसको परचेज करेंगे। तो ऑलरेडी उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो एसी का सेल है वो थोड़ा सा कम एक्सपेक्टेड होता है। तो ये भी एक और थोड़ा सा नेगेटिव कंसर्न है जो इंडस्ट्री के ओवरऑल ग्रोथ आउटलुक को, एसी वाले इंडस्ट्री के ग्रोथ आउटलुक को थोड़ा सा नेगेटिव कर रहा है FY26 के लिए। नाउ ईपैक ड्यूरेबल जो कॉन्फिडेंट है 35% की ग्रोथ को लेकर के, वो ये कॉन्फिडेंट है जो इनका नॉन एसी का बिजनेस है, जिसमें इनका एयर कूलर आता है, वॉशिंग मशीन आता है। आई थिंक वॉशिंग मशीन का इनके किसी के साथ में, पैनासोनिक के किसी के साथ में इनका टाई अप भी हुआ है। फिर इनका पीसीबीए का इन्होंने एक और कंपोनेंट वाला बिजनेस स्टार्ट किया है। तो ये जो नॉन एसी वाला बिजनेस है उसमें कंपनी काफी अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है FY26 के अंदर, जिसकी वजह से कंसोल लेवल पे ये 35% का ग्रोथ गाइडेंस दे रहे हैं। तो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो जितना बुरा एक्सपेक्टेड था उतना बुरा गाइडेंस इन्होंने दिया नहीं है, ना ही उतना बुरा परफॉर्मेंस आया है। सो ओवरऑल नंबर्स भी ठीक है, एंड नेक्स्ट ईयर का गाइडेंस भी अगर हम देखें बिजनेस के पर्सपेक्टिव से तो ठीक है, इंडस्ट्री अंडर परफॉर्म कर रही है लेकिन फिर भी 35% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया है इन्होंने। नाउ एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एनालिस्ट ने काफी अच्छा डेटा शेयर किया इसके अंदर कि एसी इंडस्ट्री में अगर आप इन्वेंट्री लेवल देखोगे रिटेलर्स का, होलसेलर्स का, तो 2-3 वीक्स का इन्वेंट्री पड़ा हुआ है।
और अभी ये जो सीजन चल रहा है, करंट जो टाइम चल रहा है, ये पीक सीजन है एसी के लिए। तो अगर यहाँ पे 2-2 3-3 हफ्ते का आपका इन्वेंट्री लेवल पड़ा हुआ है, इसका मतलब सीजन इतना अच्छा नहीं गया है, यानी कि जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड था वो काफी ज्यादा उस एक्सपेक्टेशन पे एक तरीके से हिट पड़ा है। तो ये सारा आउटलुक है आपका एसी इंडस्ट्री के ऊपर। अब अगर हम इनको कंपेयर करें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और एम्बर एंटरप्राइज के साथ में, तो ओवरऑल आप देखोगे तो तीनों के गाइडेंस सेम है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का ग्रोथ का गाइडेंस है 34% और पैट ग्रोथ का गाइडेंस है 40%। ईपैक का भी अगर जो पैट का नंबर आप देखोगे तो 40% तक ग्रो कर सकता है अगर रेवेन्यू इनका 35% पे ग्रो करता है, बिकॉज इस फाइनेंशियल ईयर में इनका इबिट्टा मार्जिन 7.2% आया है। FY26 के लिए ये कह रहे हैं कि इबिट्टा मार्जिन यहां से थोड़ा ऊपर जाएगा, 8% नहीं होगा, लेकिन 7.5-8% के बीच में इनका इबिट्टा मार्जिन होगा। तो एक्चुअल पैट ग्रोथ कंपनी का 40% आ सकता है। तो सेम जैसा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का केस है। देन एम्पर एंटरप्राइज का अगर हम बात करें तो उनका थोड़ा सा बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन है, तो उन्होंने गाइडेंस भी थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट दिया है। एसी बिजनेस के लिए उन्होंने बोला है कि इंडस्ट्री से ज्यादा अच्छा ग्रोथ करेंगे। तो इंडस्ट्री अगर 15-20% पे ग्रो करती है तो वो कंपनी भी इसके आसपास ग्रो कर सकती है। उनका जो ईएमएस वाला बिजनेस है वो काफी हाई पेस पे ग्रो कर रहा है, और इस फाइनेंशियल ईयर में भी उन्होंने 30 से 40% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। प्लस जो उनका रेलवे वाला बिजनेस है वहां से भी कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर में अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। तो ओवरऑल एम्बर भी 30 से 35% पे ग्रो कर सकता है FY26 के अंदर। तो तीनों प्लेयर्स आज के टाइम पे जो है वो एक तरीके से सेम सिचुएशन के अंदर है। जो ग्रोथ का आउटलुक पहले था वैसा नहीं है, इंडस्ट्री में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है। एंड नेक्स्ट ईयर का गाइडेंस या नेक्स्ट ईयर का जो एग्जीक्यूशन है तीनों प्लेयर्स का, वो 30 से 35% के आसपास लग रहा है। सेम गाइडेंस लग रहा है तीनों प्लेयर्स का। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें एक चीज हमको एक और समझना है कि जो आउटलुक है वो नेगेटिव वे में चेंज हुआ है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ आउटलुक बहुत अच्छा हो गया या चीजें बहुत अच्छी हुई है। ग्रोथ आउटलुक जो है या आगे का जो सर्टेनिटी जो हम बोलते हैं, चीजें काफी अनसर्टेन हुई है इन तीनों बिजनेसेस के लिए। प्लस अगर आप वैल्यूएशन भी देखोगे तो वैल्यूएशन वाइज जरूर हम बोल सकते हैं कि ईपैक जो है वो थोड़ा सा सस्ता लगता है इन कंपैरिजन टू पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट या एम्बर एंटरप्राइज। बट स्टिल 65-70 का पीई मल्टीपल और 30-35% का बिजनेस ग्रोथ, तो ये डील इतनी ल्यूक्रेटिव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो ऑलरेडी हाई बेस के ऊपर भी 40-50% का ग्रोथ गाइडेंस दे रहे हैं। और इवन तो उनका पी अगर हाई भी है तो भी मार्केट उनको रिवॉर्ड करेगा, बिकॉज उनके बिजनेस का जो आगे का आउटलुक है वो पॉजिटिव है। उसका वो जो चेंज हुआ है वो पॉजिटिव वे में चेंज हुआ है। इस पूरी इंडस्ट्री का जो आउटलुक चेंज हुआ है वो नेगेटिव वे में चेंज हुआ है। तो मतलब ग्रोथ का नंबर जो है एक तरीके से वो पीछे की तरफ गया है, ना कि आगे की तरफ गया है। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये पूरा आउटलुक बनना है इन तीनों प्लेयर्स के ऊपर अगर हम बात करें। और अपॉर्चुनिटी वाइज कहीं पे भी कोई पॉइंट बनता नहीं है कि कुछ बहुत ल्यूक्रेटिव दिखे। स्पेशली अगर मैं इंक्रीमेंटल कैपिटल की बात करूं तो चाहे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो, ईपैक हो, एम्बर एंटरप्राइज हो, बहुत कुछ ऐसा खास रेडिटिंग का अपॉर्चुनिटी किसी भी प्लेयर में नहीं नजर आता। बाकी ट्रैकिंग इनका कंटिन्यू रखेंगे, देखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में कैसा डील होता है। एक छोटा अपडेट अगर हम टाइगर लॉजिस्टिक के ऊपर डिस्कस करें, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल हमने डिस्कस किया हुआ है 2 बार, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टाइगर लॉजिस्टिक का एक्चुअली जो ग्रोथ का गाइडेंस था पहले वो बहुत एग्रेसिव था। कंपनी ने FY27 का टारगेट रखा था कि 2000 करोड़ का रेवेन्यू ये अचीव करना चाहते हैं, और लास्ट 2-3 क्वार्टर से अच्छी ग्रोथ आ रही थी। रीरेटिंग का अपॉर्चुनिटी भी अच्छा था, वही चीज हमने डिस्कस किया था। इस क्वार्टर में जो उनके रिजल्ट आए हैं काफी वीक रिजल्ट आए हैं। ग्रोथ घट करके सिर्फ 23-24% हो गया। हालांकि मार्जिन में थोड़ा बहुत आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, और पैट में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा ग्रोथ है 25-30% का। लेकिन उसमें एक रीजन ये भी है कि टैक्स एक्सपेंस इस कंपनी का इस साल कम हुआ है, उसकी वजह से भी पैट का ग्रोथ और अच्छा लग रहा है। लेकिन मेन पॉइंट ये कि जो सेल्स ग्रोथ है, जो टॉप लाइन का ग्रोथ है, वो घट गया है। पहले कंपनी 100% के आसपास ग्रो करती थी। ऑफकोर्स बेस इनका नेगेटिव था, लेकिन उसके ऊपर ग्रोथ काफी अच्छा लगता था। अब हाई बेस के ऊपर एकदम से 23-24% का ग्रोथ आ गया कंपनी का। दूसरा, इन्होंने कॉन कॉल करना भी काफी कम कर दिया। लास्ट क्वार्टर में कॉन कॉल किया नहीं, इस बार इनका कॉन कॉल आई थिंक कल होगा कॉन कॉल। और जो इनका पीपीटी ये रिलीज करते हैं उसमें से कंपनी ने गाइडेंस ही हटा दिया एक तरीके से। पहले ये अपनी पीपीटी के अंदर ही कंपनी गाइडेंस शो करती थी कि हमारा 2000 करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट है FY27 के अंदर। इस बार उस गाइडेंस को कंपनी ने रिमूव कर दिया है। और इन सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि अगर आप लॉजिस्टिक इंडस्ट्री देखोगे तो जो टाइगर लॉजिस्टिक के कॉम्पिटिटर्स हैं, लाइक जिनका लॉजिस्टिक हो गया, रिटको लॉजिस्टिक हो गया, एसजे लॉजिस्टिक हो गया, VRL लॉजिस्टिक्स है, और काफी सारे प्लेयर्स हैं जो टाइगर लॉजिस्टिक के कंपैरिजन में 2-3 टाइम बेटर रेट से ग्रो कर रहे हैं। तो वहां पे ज्यादा अच्छा डील लग रहा है इन कंपैरिजन टू टाइगर लॉजिस्टिक। वैसे भी हमने जब इस बिजनेस को डिस्कस किया था तो ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर डिस्कस किया था हमने, कि इनका जो पास्ट है
वो ये शो करता है कि इनका गाइडेंस तो ये दे देते हैं, लेकिन गाइडेंस को अचीव नहीं कर पाती है ये कंपनी। ऑफ कोर्स मैक्रो फैक्टर्स होते हैं उसमें, लेकिन 2 बार इन्होंने जो गाइडेंस दिया है, दोनों बार अंडर परफॉर्म किया है, और इस बार भी ये चीज हो सकती है। तो इसलिए ऐसे बिजनेसेस में जब आप अप्रोच कर रहे हो तो बेटर है कि थोड़ा सा स्टैगर्ड वे में अपना एलोकेशन का रखना चाहिए। एक छोटा सा ट्रैकिंग पोजीशन लेके ट्रैक करना ज़्यादा बेटर है, और फिर जैसा जैसा उसका एग्जीक्यूशन अच्छा होता जाएगा वैसा वैसा हमारा एलोकेशन बढ़ेगा। तो अब तो ऑफकोर्स हमें इनको इंटरेस्ट बनता ही नहीं है, इन्होंने बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिया है। एक बार थोड़ा सा रिजल्ट सीजन थोड़ा सा स्लो डाउन होता है, तो ये लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर और जो बाकी प्लेयर्स हैं कहाँ पे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उन पे जरूर हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। सो ये ओवरऑल अपडेट था ईपैक ड्यूरेबल और टाइगर लॉजिस्टिक के ऊपर। एक छोटा सा और पॉइंट अगर हम डिस्कस करें कैपिटल एलोकेशन को लेकर के, तो जैसे हमने ये ईपैक का केस डिस्कस किया या ये एम्पायर पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट का केस डिस्कस किया, इसमें ये चीज समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम बिजनेसेस को एनालाइज करते हैं, उनके मैनेजमेंट को एनालाइज करते हैं कि उनका मैनेजमेंट कहाँ पे कैपेक्स करने को देख रहा है, तो मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रैशनल होता है कि जहां पे मैं कैपेक्स करूं मेरा आरओआई अच्छा आना चाहिए, या फिर उसका आरओई आरओसी का नंबर अच्छा आना चाहिए। सेम चीज अप्लाई होता है हमारे ऊपर भी। आई मीन आज अगर जैसे हमने ये ईएमएस सेक्टर के इन तीनों प्लेस को डिस्कस किया, तो आज अगर एज अ कैपिटल एलोकेटर मुझे डिसीजन लेना है, तो मेरे को एक चीज पता है कि मैं तीनों में से कहीं पे भी पैसा डालूंगा, मेरा जो आरओई का नंबर है या मेरा जो आरओआई का नंबर है वो अच्छा नहीं रहने वाला। कंपैरिजन टू लास्ट ईयर ऑफकोर्स डील बहुत अच्छी थी क्योंकि ग्रोथ का नंबर आगे की तरफ जा रहा था। इस बार क्या हुआ है, ग्रोथ का नंबर पीछे की तरफ हुआ है और वैल्यूएशन हाई है क्योंकि मार्केट पहले की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग इनको रेट कर रहा है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी आ रहा है कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो स्टॉक है वो क्यों इतना नीचे गिर रहा है। सबसे बड़ा रीजन उसका यही है, बिकॉज ग्रोथ जो पहले 80% एक्सपेक्टेड था, 60% एक्सपेक्टेड था, तो मार्केट 100 का पी दे रहा था उसको, और वो भी जस्टिफाई था बिकॉज आप इतने हाई पेस पे ग्रो कर रहे हो। वो ग्रोथ आपका सीधे 33-34% आ गया, तो आई मीन वो वैल्यूएशन कैसे सस्टेनेबल रहेगा। तो एज अ कैपिटल एलोकेटर मुझे भी ये समझना है हमेशा कि मेरे पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं, किन स्टॉक्स का बिजनेस जो है उसका आउटलुक अच्छा होता जा रहा है। जिसका आउटलुक जितना अच्छा हो रहा है उतना मेरा जो आरओई है, जो मेरा आरओआई है, वो ज्यादा वहां पे बढ़ने का चांस है। तो मेरा जो इंक्रीमेंटल कैपिटल है वो वाला बिजनेस सबसे ज्यादा डिजर्व करता है। वहां पे मैं ये नहीं देख सकता कि मेरे बाई प्राइस से जो नीचे है वहां पे मुझे पैसा डालना है, वहां पे मुझे एवरेज एवरेज करना है। आई मीन ये जो माइंडसेट है ये स्पेकुलेटर्स का माइंडसेट है। हमको जो थिंकिंग रखनी है वो बिजनेस वाली रखनी है कि बिजनेसमैन कैसे सोचता है, आरओई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। वहां पे बिजनेस का आउटलुक मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि प्राइस, बाइंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, ये सारी इरेशनल चीजें हैं। सो ये एक छोटा सा पॉइंट था। बाकी इन तीनों प्लेयर्स का एक बार कॉन कॉल डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ट्रैकिंग हमारा कंटिन्यू रहेगा। आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।